हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शमी शर्मा और आज हम सेकंड वीडियो शूट कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के ऊपर। लास्ट हमने फर्स्ट पार्ट बना दिया है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में, जिसके बारे में हमने ये बताया कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आखिर क्या थे किसे हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है अभी तक तो जाकर उसे ज़रूर चेकआउट करिए। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि गुडविल क्या होती है। ये फर्म की गुड नेम और एक रेपुटेशन होती है जो अर्न करी है किसने, बेटा फर्म ने करी है, ठीक है। और ये क्या होता है कि इंटेंजिबल एसेट है जिसे हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में वैसे ही डिस्कस कर चुके हैं। इट इज द वैल्यू ऑफ बिजनेस ओवर द और अबाउट द वैल्यू ऑफ एसेट्स। और ये पॉइंट बेटा कहीं ना कहीं सेम पॉइंट है, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। It has a positive impact on the future turnover and profit of the business। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर हमारे बिजनेस की गुडविल अच्छी है तो कहीं ना कहीं आगे जाकर भविष्य में इसके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए, पहला तो ये हो गया कि गुड पब्लिक रिलेशन। अगर आप पब्लिक के साथ अच्छा रिलेशन बनाते हैं ना, तो बेटा पब्लिक आपको रिवॉर्ड जरूर करेगी, ठीक है। आपका सामान बार बार परचेज करेगी। तो आपके पब्लिक के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए, आपके कंपनी के फर्म के। रेगुलर कस्टमर, अगर आपके रिलेशन अच्छे होंगे तो कहीं ना कहीं कस्टमर भी आपके बार बार रिपीट होंगे, तो रेगुलर कस्टमर। द थर्ड वन इज क्वालिटी प्रोडक्ट एंड रीजनेबल प्राइस। सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं और एक सही रेट में दे रहे हैं, मतलब मार्केट से सस्ते दामों में दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपकी जो फर्म है वो गुडविल बहुत ज़्यादा अच्छा बना पाएगी, मार्केट में एक रेपुटेशन बना लेगी, जिसके वजह से कस्टमर आपके ही प्रोडक्ट परचेज करेंगे। और एक तरीके से आपकी तो एडवर्टाइजमेंट भी होगी एक तरीके से लोगों के थ्रू कि भाई उस कंपनी के प्रोडक्ट काफ़ी सस्ते रेटों में मिल रहे हैं और अच्छे हैं, क्वालिटी भी है और अच्छे रेटों में मिल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट स्किल। देखिए, अगर आपके कंपनी की मैनेजमेंट स्किल अच्छी है, बीइंग ऑनर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑनर के लिए मैनेज करना। देखिए, अगर आप चीज़ों का ढंग से मैनेज करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि हमें लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके मैक्सिमम आउटपुट निकालना होता है। अगर आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल पा रहे हैं मिनिमम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, मतलब आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। और हर जगह यही चीज़ होती है, हम कितनी अच्छे तरीके से मैनेज करके किसी को हम अच्छे तरीके से वर्क कर पा रहे हैं। लोकेशन ऑफ अ बिजनेस, बिल्कुल देखिए लोकेशन बहुत मैटर करता है कि वहाँ का क्राउड कैसा है। आपका बिजनेस अगर कनॉट प्लेस में है तो ऑफकोर्स वहाँ का अच्छा क्राउड होता है, तो ऑफकोर्स आपके गुडविल बनने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपका कोई जो फर्म है एक ऐसी जगह लोकेटेड है जहाँ पर एक तरीके से अच्छा क्राउड नहीं है, तो ऑफकोर्स आपकी गुडविल उतनी ज़्यादा नहीं होगी। गुड रिलेशन विद सप्लायर। सप्लायर कौन होते हैं बेटा, आप जानते होंगे कि सप्लायर जो हमें सामान सप्लाई करते हैं, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जिनसे हम सामान खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो उन्हें हम सप्लायर कहते हैं। तो सप्लायर के साथ रिलेशनशिप अच्छे रहना जरूरी है, ठीक है। आगे द नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉय। एम्प्लॉय इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट पॉइंट दे रखा है लेकिन इंपॉर्टेंट काफ़ी है। कैसे, देखो एम्प्लॉय के साथ रिलेशन अच्छे होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर आपके एम्प्लॉय के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो हम कह सकते हैं कि आपकी गुडविल बहुत अच्छी बनेगी। क्यों, जब आपका एम्प्लॉय ही आपकी तारीफ करेगा हर जगह जाकर के भाई हमारी जो फर्म है वो अच्छे तरीके से वर्क करती है, और आपके तो कहीं ना कहीं गुडविल बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो एक अच्छी फर्म जो होती है वो अपनी एम्प्लॉय का काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान देती है, वर्क देती है, टूर एंड ट्रैवल्स भी करवाती है, ताकि जो एम्प्लॉय है वो अच्छे तरीके से वर्क करता रहे और एक गुडविल भी बनी रहे मार्केट के अंदर। तो इसी तरीके से हम बढ़ेंगे आगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो मेथड है आप देख सकते हैं, ओवरऑल 4 मेथड गिवन है, सिर्फ और सिर्फ 4 मेथड हैं और ये सारे के सारे मेथड इतनी आसान है, बहुत ही इजी तरीके से आप कर लोगे। हम वन मेथड करेंगे ईच क्लास में और देखते हैं। देखिए कौन कौन से मेथड है बच्चों। सबसे पहले तो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या होता है कि आराम से आप टोटल प्रॉफिट गिवन होंगे आपको नंबर ऑफ ईयर्स के, आपको उन्हें जस्ट क्या करना है, ऐड करना है और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा और उसके मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज से कर देंगे। अभी हम देखेंगे इलस्ट्रेशन इसका। लेकिन एक मेथड होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, नेक्स्ट होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। जैसे नाम है मतलब कुछ ना कुछ लिंक जरूर करता है, आप नाम से देखिए, ये जो नाम दे रखा है सुपर प्रॉफिट, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगी चीजें। नेक्स्ट है वेटेड एवरेज मेथड, इसमें वेट दिए जाते हैं, हम अप्लाई करेंगे देखेंगे। द लास्ट वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में भी देखेंगे कि कैपिटलाइजेशन मेथड किस तरीके से मतलब हमारा गुडविल निकालने में मदद करता है। कैपिटलाइजेशन के 2 पार्ट है मेरे प्यारे बच्चे। कैपिटलाइजेशन एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, मतलब कि एवरेज प्रॉफिट मेथड का कैपिटलाइजेशन करेंगे, एंड द नेक्स्ट वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड तो देखेंगे किस तरीके से होता है। तो आइए सबसे पहले तो हम चलते हैं फर्स्ट मेथड के ऊपर। देखिए तो अभी हम आ गए हैं बेटा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के ऊपर। तो ये किस तरीके से निकालते हैं, देखिए गुडविल निकालने का सबसे इजी सा फॉर्मूला, आप कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा इजी। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखो कितना इजी है, एवरेज प्रॉफिट है, जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा उसका नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बात करें एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, तो बहुत इजी है भाई। एवरेज प्रॉफिट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन द नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, अभी एग्जांपल देखेंगे, टेंशन ना लीजिए बिल्कुल भी। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है बेटा, वैसे नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होता है, लेकिन हाँ समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ परचेज क्या होता है। नंबर ऑफ परचेज का मतलब होता है कि नंबर ऑफ ईयर फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब कितने सालों तक जो ये फर्म है वो इस टाइप का प्रॉफिट अर्न करती रहेगी। तो ये होता है मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखो अगर गुडविल आपने बनाई है तो ऐसा तो है नहीं कि ये चलेगी नहीं बेटा, ये सालों साल चलती है, लेकिन कितने साल चलती है तो उसी को हम यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज कह रहे हैं। बेटा देखिए एवरेज प्रॉफिट निकालना तो बहुत आसान है, अभी एग्जांपल करेंगे तो देखेंगे हम अभी। थिंग्स टू कंसीडर बिफोर द कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट। हाँ लेकिन एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि बेटा देखो बिजनेस का जो सिर्फ मेन प्रॉफिट है, सिर्फ हमें सिर्फ और सिर्फ वो प्रॉफिट लेना है, और अगर कोई भी एबनॉर्मल वाली चीज़ें हैं या जो हमारे बिजनेस से रिलेट नहीं करती हैं तो उसे हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो सर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेट नहीं करती हैं या हमारे नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, कैसे पता लगेगा? तो बहुत सिंपल से टेक्निक होती है, कोई भी ऐसा एबनॉर्मल प्रॉफिट, अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट जो उसके अंदर एडेड है तो उसे हमें डिडक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये एबनॉर्मल प्रॉफिट आखिर होता क्या है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एबनॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो हमारा हर ईयर प्रॉफिट नहीं होता बिजनेस में। सर जैसे कि एग्जांपल देते हैं आपको कि अगर आपकी मशीन है, मतलब बिजनेस में मशीन तो आपको पता है एक फिक्स एसेट होती है। अगर उस मशीन को अगर आप सेल आउट करते हो ड्यूरिंग द ईयर किसी फाइनेंशियल ईयर में, तो कभी क्या होता है कि 4 लाख मशीन 5 लाख में बिक जाती है, तो हम कह सकते हैं कि भाई 1 लाख का हमें क्या हो गया प्रॉफिट। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट है, रेगुलर प्रॉफिट नहीं होता, ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता, इसलिए हमें इस प्रॉफिट को लेने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस प्रॉफिट को डिडक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि एनी एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है तो उसे हमें क्या कर देना चाहिए, डिडक्ट कर देना चाहिए फ्रॉम द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, ताकि हमारा क्या प्रॉफिट आ जाए, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनी एबनॉर्मल लॉस,
अब सेम वही वाली बात है, जब भाई एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं लिया हमने तो एबनॉर्मल लॉस भी क्यों लेना। तो अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस अगर बिजनेस के प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, जैसे वही वाली बात कि अगर हमने मशीन बेची या कार बेची या बिल्डिंग बेची, कोई भी अपनी फिक्स एसेट बेची, और बेचने पे क्या हुआ कि एबनॉर्मल लॉस हो गया है, मतलब जैसे बेचने पे 4 लाख की मशीन थी, 2 लाख में बेच दिया, 3 लाख में बेच दी, तो देखो 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, मतलब लॉस हो गया सॉरी। अगर लॉस हो जाता है तो हमें क्या कर देना चाहिए, इसे ऐड बैक कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे क्या ये रेगुलर का लॉस है नहीं, बिल्कुल भी। तो हमें इसे क्या करना है, ऐड बैक कर देना है, ठीक है। तो एनी एबनॉर्मल लॉस शुड बी एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने एक पॉइंट आउट भी बोला था आपके लिए कि कोई भी ऐसी इनकम जो हमारे बिजनेस से रिलेट नहीं करती, हम जो हमारे बिजनेस की इनकम का पार्ट नहीं है, तो उसे भी हमें नहीं लेना है, क्योंकि बेटा हम गुडविल निकाल रहे हैं अपने फर्म की। जब अपने फर्म की गुडविल निकाल रहे हैं तो अपने फर्म में कितना नॉर्मल प्रॉफिट होता रहता है, हमें सिर्फ वो लेना है, ना कि मतलब हम बाहर की इनकम भी जोड़ते हैं तो इससे क्या होगा, हमारी गुडविल बहुत ज़्यादा बढ़कर आ जाएगी, जिसकी वजह से हम सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कि हमारी एक्चुअल गुडविल क्या है। समझ पा रहे हैं। तो इसलिए हमें कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं लेनी है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है बेटा, अभी जैसे कि हाँ जी, तो हमें कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं लेनी है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम मैंने बताई आपको कि जो हमारे बिजनेस की इनकम नहीं है, तो उसे हमें क्या कर देना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे बिजनेस की इनकम तो है नहीं। जैसे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्ट, डिडक्ट का मतलब क्या होता है, माइनस कर दो फ्रॉम द नेट प्रॉफिट दैट ईयर, मतलब उस साल के नेट प्रॉफिट में से हमें क्या कर देना चाहिए, जैसे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट तो हमें क्या कर देना चाहिए, डिडक्ट कर देना चाहिए। डन है, ठीक है। अब बेटा देखो बहुत ही प्यारा एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम कि मतलब ये क्वेश्चन है एवरेज प्रॉफिट मेथड का गुडविल निकालने का। तो उसमें देखते हैं किस तरीके से गुडविल निकालते हैं। यहाँ पर देखिए डिफरेंट डिफरेंट ईयर के क्या दे रखे हैं, कुछ प्रॉफिट दे रखे हैं। 2010 का प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख। 2011 का प्रॉफिट क्या हुआ था बेटा, 1,25,000। इम्प्रेसिव, मतलब प्रॉफिट कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। और 2012 का प्रॉफिट क्या है, 1,40,000। ऑफकोर्स गुडविल तो होनी बनती भी है, क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर ऐड हो रहे हैं। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर कुछ डिटेल भी गिवन है हमें, जिसे एडजस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑफ 2010 मतलब 2010 का जो प्रॉफिट है उसमें have been reduced by 15,000 because of goods were destroyed by fire। देखो अगर सामान में आग लग गई थी तो क्या भाई वो हर साल थोड़ी लगती है, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट मतलब नॉर्मल लॉस तो नहीं है। तो इसलिए ये हमारे प्रॉफिट को अगर नॉर्मल प्रॉफिट में से घटा दिया होगा, हमारे प्रॉफिट में से घटा दिया होगा, इससे क्या हुआ होगा, जो हमारा प्रॉफिट हो गया होगा काफ़ी डिक्रीज हो गया होगा। तो हमें इससे क्या कर देना चाहिए बच्चों, ऐड बैक कर देना चाहिए। डन है, क्योंकि ऐड बैक करेंगे तभी तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। अगर हम इसे लेस कर देंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट नहीं आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि इस 15,000 रुपये को हमें क्या कर देना चाहिए, ऐड बैक कर देना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। नॉन रिकरिंग इनकम, ऐसी इनकम जो रेगुलर नहीं होती। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है, नॉन मतलब रिकरिंग मतलब बार बार नहीं होती है, रेगुलर नहीं होती है। ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। नॉन रिकरिंग इनकम 10,000 इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट ऑफ 2011, मतलब 2011 वाले प्रॉफिट में, मतलब इस वाले प्रॉफिट में ये 10,000 रुपये ऐसी इनकम जुड़ी हुई है जो हमारे रिकरिंग नेचर की नहीं है, मतलब रेगुलर नेचर की नहीं है। हो जाती है कभी कभी, हो जाती है, या हम कह सकते हैं एबनॉर्मल वाली इनकम है एक तरीके से। तो इसे हमें क्या कर देना चाहिए, लेस कर देना चाहिए। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या दे रखा है कि प्रॉफिट ऑफ 2012 मतलब इस साल वाले प्रॉफिट में क्या चेंज करना है बच्चे, कि 10,000 की इनकम है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट करी थी हमने बाहर किसी और कंपनी में, किसी भी तरीके से मान लीजिए, तो उसमें 10,000 का प्रॉफिट हुआ, या डिविडेंड आया या इंटरेस्ट आया,
कुछ भी अगर ऐसी चीज आती है तो बेटा उसे लेस कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा जैसे कि मैंने अभी बताया कि गुडविल हम अपनी कंपनी की निकाल रहे हैं, अपने फर्म की निकाल रहे हैं, ना कि हम दूसरों की फर्म की निकाल रहे हैं। तो दूसरों का प्रॉफिट अपने में क्यों जोड़ना? अब आप कहोगे कि हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है, लेकिन हम गुडविल तो अपनी फर्म की निकाल रहे हैं ना। तो इसलिए हमें ऐसे इनकम को, मतलब ऐसी इनकम जो हमने किसी और जरिए से कमाई है, जैसे हमने किसी को मतलब किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था, वहां से कोई भी डिविडेंड आ गया या कोई भी इंटरेस्ट आ गया, तो ऐसी इनकम को हमें अपनी नॉर्मल इनकम नहीं माननी है, तो उससे डिडक्ट कर देना है। तो आपको पता लग गया होगा वैसे कौन कौन सी चीज़ें डिडक्ट करनी है और कौन कौन सी चीज़ें ऐड बैक करनी है। तो आइए बताइए एक बार बच्चों, ठीक है। तो 2010 में, मतलब 2010 की जो अमाउंट दे रखा है 1 लाख रुपए, तो इसमें 15,000 रुपए क्या हो चुके थे बेटा? रिड्यूस हो चुके थे क्योंकि आग लग गया था। तो मैंने बताया आग भाई हर साल तो नहीं लगती, तो इससे इसकी वजह से लेकिन हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया होगा, तो उसे हमें ऐड बैक करना है। मतलब कि इसमें हमें 15,000 को जोड़ देना होगा। तो ये अगर हम इसमें 15,000 रुपए जोड़ देते हैं बेटा जी, तो ये हमारा 1,15,000 आ जाएगा। डन है जी। नेक्स्ट नॉन रिकरिंग इनकम, वही जो रेगुलर इनकम नहीं होती। भाई रेगुलर इनकम नहीं है मतलब ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, मतलब हर साल नहीं होने वाला। तो ये 10,000 रुपए हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है यहाँ से। ये हमारा कितना आ जाएगा, 1,15,000 आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं 2012 की। तो 2012 में आप देखेंगे 1,40,000 दे रखा है, और 2012 के प्रॉफिट में 10,000 इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आया हुआ है। तो मैंने बताया दूसरों की कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो बेटा ये प्रॉफिट हमारे नॉन बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, तो हमें इसे क्या कर देना है, माइनस कर देना। बिल्कुल ठीक है, तो माइनस कर देंगे, तो 1,30,000 आ जाएगा। डन है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं। देखिए जैसे कि मैंने बताया था वही हो रखा हुआ। 2010 में हम ऐड बैक कर लेंगे 15,000 को, वही 15,000 जो आग लग गई थी जिन सामान में, तो हमारे रेगुलर लॉस नहीं होने वाला, तो इसलिए हमें ऐड बैक कर देना चाहिए ताकि हम सही तरीके से गुडविल निकाल पाए। 2011 के देखिए प्रॉफिट में क्या था, 1,25,000 दे रखा था, लेकिन 10,000 रुपए उसमें इंक्लूडेड थे नॉन रिकरिंग इनकम, तो हम उसे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो ये हमारा करेक्ट आ रहा है। उसके बाद 2012 की इनकम क्या थी बच्चों, 1,40,000 प्रॉफिट था एक तरीके से, तो उसमें 10,000 रुपए लेस कर देंगे। क्यों लेस कर देंगे बताइए। क्योंकि आपने देखा था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रखी थी हमने, और इन्वेस्टमेंट कर रखी थी तो हमें कुछ ना कुछ तो इनकम आती है, चाहे मतलब इंटरेस्ट के रूप में आती है, तो उसको भी हमें माइनस करना है क्योंकि हमारे एक बिजनेस का पार्ट नहीं है। तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1,30,000। अब हम निकालेंगे भाई सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर परचेज। सॉरी यहाँ पर ये नंबर ऑफ ईयर परचेज गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसे करेक्ट कर देते हैं। सिर्फ यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर आएगा, क्या आएगा बच्चों, नंबर ऑफ ईयर आएगा। तो देखिए इस तरीके से, मतलब टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट अगर आप इन्हें ऐड बैक करते हैं तो आओ करके देखते हैं बच्चों क्या आता है। $3,60,000 ये टोटल प्रॉफिट आ गया। टोटल प्रॉफिट 3,60,000, और ये कितने साल है बेटा, 1 2 3, तो हम 3 से इसे डिवाइड कर देंगे, मतलब 3,60,000 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे और आ जाएगा 1,20,000। ये हमारा क्या आ गया बेटा, एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई कर देते थे, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देते थे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो हमारी क्या आ जाती है, गुडविल आ जाती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कंपनी है शानू एंटरप्राइजेस, ठीक है, शानू एंटरप्राइजेस मान लेते हैं। इसमें कुछ प्रॉफिट इस तरीके से हो रहे हैं, 2019
2020, 2021, ठीक है। देखिए 2019 में मान लेते हैं प्रॉफिट हमारा हुआ था 1,80,000, इसमें मान लेते हैं 2 लाख। एक इजी एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। और 2021 में जो प्रॉफिट हुआ है हमारा हुआ है 2,20,000। डैनी जी, बाकी गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट का, ठीक है, वो एक न्यू स्लाइड में देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे वाला गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला अभी आपने सीखा था वो था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। और बात करें अगर एवरेज प्रॉफिट की, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, मतलब जितने भी साल का प्रॉफिट है, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर। बताइए इतना इजी सा फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत आसान है। इसी तरीके से हम सारे भी सीख लेंगे। तो अब आ जाते हैं इसके ऊपर। 2019 का प्रॉफिट कितना है बेटा? 1,80,000। 2020 का प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। और 2021 का प्रॉफिट कितना है? 2,20,000। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा? एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बेटा बोलो तो आप बोलो। हाँ, क्या था फॉर्मूला? टोटल प्रॉफिट। तो पहले एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ आप सबके लिए। टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। अब टोटल प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? यहाँ पर मैं निकाल कर दिखा देता हूँ आपको। 1,80,000 टोटल बताओ, 14 से 2,20,000। तो टोटल प्रॉफिट आ गया 2 to 4, 4 to 6 लाख आ गया। देख लीजिए 6 लाख टोटल प्रॉफिट आ गया। अब हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? टोटल प्रॉफिट जो कि 6 लाख है। और नंबर ऑफ ईयर कितने थे बेटा? देख लो 1 2 3 ईयर देना। 3 1 3 3 2 6, तो 2 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना गया हमारा? 2 लाख आ गया, ठीक है। आगे बढ़े। तो बच्चों जी बताइए गुडविल का क्या फॉर्मूला था? गुडविल का फॉर्मूला था हमारा सर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट तो सर 2 लाख आ गया, ठीक है जी। चलिए ठीक है सर, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना ले लेंगे? तो मान लेते हैं क्वेश्चन में ही वैसे तो गिवन ही होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज, कुछ भी लिखा हो सकता है 2 3 4 कुछ भी, मतलब जितने साल तक वो प्रॉफिट बना रहेगा फर्म का। 2 मान लेते हैं, अभी यहाँ पर 3 ले लेते हैं, चलो 3 नहीं, एक मिनट 2 ले लेते हैं। 2 ईयर तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 लाख इंटू 2 4 लाख, ठीक है जी। ये आपकी गुडविल आ गई, देखो कितना इजी था। और हाँ, मैंने क्या बताया कि बेटा हमेशा कैसे प्रॉफिट लेने हैं आपको? नॉर्मल प्रॉफिट लेने हैं, ठीक है जी। नॉर्मल प्रॉफिट लेने हैं हमेशा। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि ऐसे हमें सिर्फ ऐसे प्रॉफिट लेने हैं जो हर साल होते रहते हैं। कोई भी ऐसा प्रॉफिट नहीं लेना जो मतलब हर साल नहीं होता हमारा, ठीक है। कोई भी नॉर्मल चीज़ें नहीं लेनी, जैसे अगर आग लगी सामान में तो भाई हर साल थोड़ी लगती है, तो इसे हमें क्या कर देना चाहिए? लेस कर, मतलब ऐड बैक कर देना चाहिए। अगर घटा रखा है तो, अगर घटा रखा है तो ऐड बैक करेंगे। अगर ऑलरेडी मतलब उसमें लेस ही नहीं कर रखा हमने तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे को सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ अगर उसमें गलत कर रखी है तो हम उसे ठीक कर देंगे। मतलब जैसे मैंने बताया, अगर सामानों में आग लग गई थी तो क्या हुआ? नुकसान हो गया, तो हमें उसे ऐड बैक कर देना है, क्योंकि उससे हमारा प्रॉफिट कम तो हो गया, लेकिन हर साल आग नहीं लगती। लेकिन हमारा ऑन एन एवरेज प्रॉफिट क्या रहता है, हमें वो पता लगाना होता है।
तो गलत अगर माइनस कर रखा है उसमें से लॉस वगैरह को हमें ऐड बैक कर देना है। और बात कर लेते हैं अगर इसी तरीके से अगर इंश्योरेंस क्लेम की। देखो अब क्या होता है कि जब सामान हमने खरीदा होता है तो इंश्योरेंस क्लेम भी हम मतलब इंश्योरेंस भी करवा कर चलते हैं। तो कई बार क्या आता है, इंश्योरेंस कंपनी आती है और चेक करते हैं कि हाँ भाई आपके सामानों में आग लगा है, तो वो आपको क्लेम देती है। और क्लेम देती है तो जैसे आपने लॉस बाय फायर को अपना लॉस नहीं माना था रेगुलर, तो उसी तरीके से इंश्योरेंस क्लेम से जो पैसा मिल रहा है वो भी आपके लिए अब नॉर्मल गेन ही माना जाएगा, तो उसे भी माइनस कर देना है। भाई देखो लॉस बाय फायर को ऐड बैक कर लिया है तो इंश्योरेंस क्लेम का जो भी पैसा आएगा तो उसे हमें डिडक्ट कर देना है, क्योंकि वो भी हमारे नॉर्मल बिजनेस का पार्ट नहीं होगा। डन है। हमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट लेने हैं, कोई भी ऐसी चीजें नहीं लेनी जिसकी वजह से हमारा नॉर्मल प्रॉफिट इम्पैक्ट करता है। डन। तो खैर आज की क्लास में हमने एवरेज प्रॉफिट के बारे में देखा, जो कि बहुत ही इजी मेथड था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे भी देखना आप इस वीडियो को कंटिन्यू, ताकि आपको एक अच्छी नॉलेज मिल पाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से। ओके, चलिए बाय बाय।